हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 3 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है फिजिकल पॉलिसी एंड पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज हम बात करेंगे फिर से लेसन नंबर 1 के एक और मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। तो जो लेसन नंबर 1 था वो हमारे पास था इनकम, सोशल इंश्योरेंस एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो इनकम के टॉपिक को तो मैं ऑलमोस्ट अब खत्म कर चुका हूं, जहां पे हमने इनकम को भी समझा, इनइक्वालिटी को भी समझा, कोजेस भी समझे और कैसे करेक्ट कर सकते हैं वो चीजें भी समझी। तो ये टॉपिक तो हम लोग अब तक डिस्कस कर चुके हैं। अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं सोशल इंश्योरेंस के बारे में कि इंश्योरेंस का कंसेप्ट क्या होता है और कैसे लोग जो है वो इंश्योरेंस करवाना पसंद करते हैं, वो हम सब डिस्कस करेंगे इस कंसेप्ट के अंदर, इस वीडियो के अंदर। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836333 पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं कंसेप्ट। तो जो कंसेप्ट है हमारे पास वो क्या है, सोशल इंश्योरेंस प्रोग्राम। अब ये समझते हैं, पहले समझते हैं इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है। हम सब जानते हैं कि हम सब जो है वो अलग अलग टर्म्स पे जो क्या करते हैं, रिस्क लेते हैं, फिर बहुत सी चीजें बाय करते हैं। जैसे मैंने बात करी भी थी जब मैं इंश्योरेंस को समझा रहा था, है ना। हम लोग जो है वो अलग अलग चीजें यूज करते हैं। अब देखो, जैसे कि सबसे पहले लोग अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करवाते थे, फिर ज्यादा हो गया तो हेल्थ इंश्योरेंस करवा लेते थे। क्यों? क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस का मतलब ये था कि भाई जो पर्सन इनकम जनरेट कर रहा है उसका लाइफ इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी होता है। इसका एक मेन रीजन ये कि अगर उसको कभी भी कुछ हो गया, भगवान ना करे कभी कुछ हो गया, तो फाइनेंशियल लायबिलिटी जो फैमिली के ऊपर आएगी उसे कौन बियर करेगा, उसके लिए उसका जो है इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी होता है। दूसरा हमने क्या देखा, हेल्थ इंश्योरेंस भी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर हेल्थ में दिक्कत आ गई फैमिली में किसी को भी या फिर उस पर्सन को ही, तो अगर उसका कवर नहीं होगा तो सारी की सारी सेविंग जो है ना या तो उड़ जाएगी, और अगर सेविंग है ही नहीं तो उसे लोन लेना पड़ेगा उस हेल्थ को या फिर इलाज के लिए जो भी से कोई भी दिक्कत हुई है। ठीक है, तो इसलिए दो इंश्योरेंस हम काफी कंपलसरी मानते हैं, एक जो सेल्फ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस पूरी फैमिली का। इसके अलावा भी हम डिफरेंट टाइप्स के इंश्योरेंस करवाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई व्हीकल ले रहे हैं, चाहे वो बाइक हो चाहे वो गाड़ी हो, ठीक है, हम जो है वो उसको इंश्योर करके चलते हैं। कल को अगर उसके साथ कोई भी दुर्घटना हुई है ना, सपोज करो कि आपके पास भाई मस्त 1.5-2 लाख रुपए की बाइक, लेकिन आपने ठोक दिया किसी मर्सिडीज को, ठीक है, लेकिन अब मान लो वो तो आपसे भाई पैसे लेने आएगा, वो तुम्हारा पैसे रिकवर करेगा, तो वो कैसे रिकवर करेगा, आपने तो एक्सीडेंट कर दिया। अब आपकी बाइक की वैल्यू इतनी नहीं है जिससे वो पूरा अगर बेच भी देना तब भी खर्चा नहीं निकलवा पाएगा उस चीज का। तो ऐसे केस में ना इंश्योरेंस कंपनी जो है वो कहीं ना कहीं क्लेम करती है चीजों को, है ना, तो वो पैसे देती है। तो इसलिए इंश्योरेंस काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, चाहे वो व्हीकल का हो, चाहे बाइक का हो, चाहे गाड़ी का हो, चाहे हम बात करते हैं जब हम कोई काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, अब तो बिजनेस के भी इंश्योरेंस होने लग गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई वेयर हाउस में कुछ प्रोडक्ट रखे हुए हैं, तो कल को वहां पे कोई चोरी वगैरह ना हो जाए, ठीक है, आग वगैरह ना लग जाए, तो उनसे उन सारे नुकसान से बचने के लिए भी लोग जो है वो इंश्योरेंस करवा के चलते हैं। अब तो मैंने एक एग्जांपल और भी दिया था कि एग्रीकल्चर में भी जो हम खेती वगैरह करते हैं, फिर जो भी अनाज उगाते हैं, उनका भी इंश्योरेंस होता है जब तक वो अनाज पूरी तरीके से हार्वेस्ट ना हो जाए, ठीक है। तो उसका भी हम लोग क्या करवाते हैं, इंश्योरेंस करवा के चलते हैं कि कल को और किसी भी तरह की फेमाइन आई, ठीक, किसी भी तरह की सोशल दिक्कत आई, ठीक है, तो उसको हम कवर कर सकते हैं उस चीज के जरिए, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। 1 मिनट वेट करना, फिर डिस्कस करता हूँ आगे कंसेप्ट। चलो फिर अब हम आगे देखते हैं। हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था कि हम जो है जनरली जिस भी चीज में रिस्क लगता है ना, हम उन चीजों का इंश्योरेंस करवा के चलते हैं। इसमें अब एक और चीज मैंने नई एक चीज बढ़िया आ चुकी है इस दुनिया में कि हम जो भी प्रोडक्ट बाय करते हैं, हम अलग तरह के गुड्स यूज करते हैं, अलग तरह की टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं, चाहे वो फोन हो, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे वो स्मार्ट टीवी हो, चाहे वो लैपटॉप हो। अब सबकी जो है ना वो कहीं ना कहीं एक्सटेंडेड वारंटी आने लग गई है कुछ एक्स्ट्रा प्राइस पे करके। तो वो भी क्या हो गया, एक तरह से इंश्योरेंस ही हो गया उन पर्टिकुलर गुड्स के लिए। क्यों? कल को अगर कोई भी दिक्कत आई तो हो सकता है कि आपको वो गुड्स या तो रिप्लेस करना पड़ेगा या ठीक करने पे ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। तो उस चीज से अच्छा क्या है कि हम उसका इंश्योरेंस करवा के रखें या फिर एक्सटेंडेड वारंटी होगी, तो इमीडिएटली जो है कंपनी जो है वो कैसे भी करके उसे ठीक करके जाएगी, चाहे उसे रिप्लेस ही क्यों ना करना पड़े। तो वो सब जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं कैसे होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा अगर हमारे पास एक्सटेंडेड वारंटी होती है। तो ये सब फायदे होते हैं कहीं ना कहीं इंश्योरेंस के। अब जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किस चीज के बारे में, सोशल इंश्योरेंस प्रोग्राम के बारे में, कि इंश्योरेंस जो है वो प्रोग्राम कौन कौन से हैं जो गवर्नमेंट ने चलाए थे ताकि लोग जो हैं वो इंश्योरेंस करवा पाए। अब इंश्योरेंस लोगों की मर्जी है, चाहे तो वो गवर्नमेंट कंपनी से करवाते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से करवाते हैं, वो उनकी अपनी मर्जी है। हाँ, जहाँ पे चीप रेट में अवेलेबल हो, कुछ चीजें देखनी पड़ती हैं, ठीक है, कि प्रीमियम चीप रेट का हो, क्लेम रेट अच्छा हो, कि भाई जनरली लोगों को इजीली क्लेम मिल जाता हो, ऐसा ना हो क्लेम के लिए आपको बहुत चक्कर काटने पड़ रहे हैं ऑफिस के, वो सब दिक्कतें ना हो। तो इन सब चीजों को देख के ना कहीं लोग जो है वो अपनी
अपनी इंश्योरेंस कंपनी को चूज करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अब पहले यहाँ समझते हैं। तो गवर्नमेंट एक्शन सर्व एज इंश्योरेंस अगेंस्ट अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस। तो गवर्नमेंट एक्शंस क्या बोलती हैं कि भाई हमें इंश्योरेंस करवा लेना चाहिए अगर अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस हैं। तो अगर हमें लग रहा है कि उस चीज की वजह से हमारी लाइफ में दिक्कतें आ सकती हैं तो हमें उस चीज को लेके पहले ही इंश्योर्ड रहना चाहिए। अब जो अगला पॉइंट है हमारे पास, अभी कुछ स्कीम्स हैं जिनके मैंने यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। पहले से यहाँ पे देखो, सोशल सिक्योरिटी विच ऑफर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट इनकम लॉस कॉज्ड बाय डेथ और रिटायरमेंट। कि अगर किसी भी फैमिली में किसी तरह की मान लो कोई दुर्घटना हो गई, किसी पर्सन की डेथ हो गई, उसकी रिटायरमेंट हो गई, तो हम जो है कहीं ना कहीं सोशल सिक्योरिटी स्कीम में इंश्योरेंस करवा सकते हैं, जिसके अगेंस्ट हमें क्या मिल जाएगा, प्रोटेक्शन मिल जाएगा, फाइनेंशियली एक अच्छा अमाउंट मिल जाएगा, जिसके जरिए हम जो है वो अपना फ्यूचर या तो रिटायरमेंट के बाद प्लान कर सकते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा ना, बहुत सारे पीएफ होते हैं, पीपीएफ होते हैं, जिन लोगों की चीज़ें नहीं होती, मतलब पीपीएफ जिनको नहीं पता बता देता हूँ, ठीक है। एक होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, है ना, पीपीएफ जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पे होता क्या है कि 2 जन इन्वेस्ट करते हैं। जो पीपल है उसकी सैलरी में कुछ हिस्सा कट जाता है, वो वहाँ पे इन्वेस्ट होता है, कुछ एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है, तो वो सब है ना, एक इन फ्यूचर एक लम सम अमाउंट जो है वो अच्छा क्रिएट हो जाता है, जिसको वो फ्यूचर में किसी भी तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए यूज कर सकते हैं। यही नहीं, लोग जो है वो अपने आप को इंश्योर्ड भी करके चलते हैं कि अगर कल को हेल्थ के मामले में कोई दिक्कत आ गई या हमें कोई फिजिकल डिसेबिलिटी हो गई, तो उन चीज़ों के केस में भी ना इंश्योरेंस मिलता है, ठीक है। और उनका क्लेम रेट भी काफ़ी अच्छा है, तो इजीली क्लेम, अब क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, अगर कोई भी पर्सन किसी की जॉब चली गई, अगर वो कमाने लायक नहीं बचा, ठीक है, फिर भी जिंदा है, क्योंकि अब देखो लाइफ इंश्योरेंस जब काम करेगा जब उसकी डेथ हो जाएगी, तब उसकी फैमिली को उसके बदले में इंश्योरेंस मिल जाएगा। लेकिन अगर उसकी हेल्थ में कोई बहुत बड़ी मेजर दिक्कत आ गई है, तो उस टाइम पे भी तो क्लेम चाहिए किसी न किसी तरह का, ताकि वो उस टाइम पे भी अपनी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट कर पाए। तो उन चीज़ों में भी इंश्योरेंस जो है वो काम आता है। दूसरा पॉइंट जो हमारे पास क्या है, इंश्योरेंस अगेंस्ट लॉसिंग जॉब। अगर हमने जॉब लूज कर दी है तो उसका इंश्योरेंस हम किस तरीके से करवाएंगे, इज प्रोवाइडेड विया अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। और वो कैसे मिलेगा, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट है, ठीक है, तो एक तरह से वो भी हो गया हमारे पास यहाँ पे कि भाई हमने इंश्योरेंस करवा रखी है, अगर हमारी जॉब लूज हो गई तो हम उस केस में भी इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। अब इससे बेनिफिट क्या होगा कि भाई अगर मान लो कभी आपकी अनएम्प्लॉयमेंट हो गई या फिर किसी भी तरह से आपकी जॉब लूज हो गई, तो उस टाइम में आपको पैसा मिल जाएगा, इसकी मैं भी बात कर रहा था। तीसरा, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस विच प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट डिसेबिलिटी दैट एंड करियर। कई बार क्या होता है कि कोई मेजर डिसेबिलिटी की वजह से हमारा पूरा करियर खत्म हो जाता है, तो उस टाइम पे भी इंश्योरेंस कंपनी बहुत मेजर उस पर रोल प्ले करती है। एक तो पहले ही लोग तकलीफ में होंगे जब उनके कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए, तो वो चीज़, और फाइनेंशियल बर्डन एक एक्स्ट्रा बर्डन बन जाता है, जो एक बहुत बड़ा बर्डन बन जाता है। तो उससे अच्छा ये है कि उस पर्सन ने उस तरह का अपना इंश्योरेंस करवा रखा हो जिसका उसे क्या मिल जाए, क्लेम मिल जाए, और जो वो क्लेम है फिर वो अपने करियर को आगे परस्यू करने के लिए यूज कर सकता है या फिर अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए यूज कर सकता है। अगला पॉइंट क्या है, वर्कर्स कंपनसेशन विच ऑफर्स प्रोटेक्शन फ्रॉम वर्कप्लेस एक्सीडेंट। अब जो वर्कर्स कंपनसेशन है, अब ये भी एक स्कीम होती है किनकी, कंपनीज की या फिर फर्म्स की, ठीक है, जहाँ पे एक स्कीम होती है वर्कमैन कंपनसेशन स्कीम, कि अगर मान लो किसी भी वर्कर को किसी तरह की दिक्कत आ गई है, ठीक है, या फिर उसका मतलब कोई मशीन पे काम कर रहा है, वहाँ पे कुछ दुर्घटना हो गई, ठीक है, मशीन में हाथ चला गया, मतलब किसी भी तरह की दिक्कत आ गई, तो उस टाइम पे उस कंपनसेशन से उसे कंपनसेट किया जा सकता है। तो ये एक हो गया एक तरीका। इसके अलावा कुछ तरीके और हैं। एक तरीका और भी क्या है, मेडिकेयर विच ऑफर्स प्रोटेक्शन फ्रॉम मेडिकल कॉस्ट इन ओल्ड लाइफ। अब मेडिकेयर है विच ऑफर्स प्रोटेक्शन, जो कहने का क्या ऑफर करते हैं, प्रोटेक्शन ऑफर करते हैं फ्रॉम मेडिकल कॉस्ट इन ओल्ड लाइफ। कि अगर कोई पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा वृद्ध अवस्था में पहुंच चुका है, यानी कि अब जो है सीनियर सिटीजन हो चुके हैं, तो उस टाइम पे ना बीमारियां कुछ ज़्यादा जल्दी होने शुरू हो जाती हैं, तो उस टाइम पे एक तरीका होता है कि भाई अगर मेडिकेयर या इंश्योरेंस करवा रखा है, ताकि जो भी खर्चा आएगा मेडिसिन वगैरह का तो वो कंपनी पे करेगी, तो ये भी एक अच्छा तरीका होता है वहाँ से इंश्योर्ड रहने का। तो ये कुछ स्कीम्स हैं जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट रन करती हैं। एक तो लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाने को लेके, दूसरा कि लोग अपने आप को फाइनेंशियल रिस्क में ना डालें, इसके लिए अलग तरह का इंश्योरेंस है कि कल को उन्हें कोई भी एक मेजर अगर प्रॉब्लम आती है तो इन तरीकों से उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा सकता है। बट फर्क इन्हें पर उनके लिए इंश्योरेंस रहने पड़ेंगे जो काफ़ी चीप रेट में भी अवेलेबल होते हैं। अब एक बात ये भी समझते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी फिर किस तरीके से काम करती है, कि जब इतने सारे लोगों को इतना बड़ा बड़ा कंपनी देना पड़ेगा पर प्रीमियम अमाउंट तो मिनिमल सा होता है, तो कैसे इंश्योरेंस कंपनियां। अब मैं एक लॉजिक वाली बात करता हूँ आप लोगों से, एक सिंपल से। अगर मान लो कि इंडिया में सिर्फ 1 करोड़ लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस करवा रखा हो, सिर्फ 1 करोड़ लोगों ने। अब 1 करोड़ लोगों ने अगर मान लो 1000 रुपये का प्रीमियम है टर्म इंश्योरेंस का,
जो कि मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, 1000 रुपये के अंदर टर्म इंश्योरेंस मिल जाता है। वो डिपेंड करता है आपने कब करवाया है, जितनी जल्दी करवा लोगे उतना कम इंश्योरेंस का अमाउंट जाता है, उतना कम प्रीमियम जाता है। तो 1000 इंटू 1 करोड़ कितना हो गया, 1000 करोड़ हो गया। मतलब 1000 करोड़ जो है वो उस कंपनी के पास एक महीने में आ रहा है, क्योंकि ये पर मंथ जो है ना प्रीमियम जाता है 1000 करोड़। तो क्या सबके सब लोग एक साथ कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाएगी सबके साथ? ऐसा तो नहीं होता। इनमें हो सकता है कि 10% हो, 5% कोई प्रॉब्लम हो, तो कंपनी का ना इसी अमाउंट में से सिर्फ कुछ ही अमाउंट जाता है, ठीक है। तो इसलिए इस तरीके से इंश्योरेंस कंपनी रन करती है कि प्रीमियम छोटा छोटा लेंगी, लेकिन बहुत बड़े लार्ज अमाउंट से लेंगी, बहुत सारे लार्ज लोगों से लेंगी, लार्ज नंबर पॉपुलेशन से लेंगी, तो वो अमाउंट बहुत बड़ा हो जाता है। और जब वो अमाउंट बहुत बड़ा हो जाता है तो उनमें सिर्फ हमें कुछ को ही कंपनसेट करना पड़ता है, क्योंकि ये सब ये मान सकते हैं कि सबको जो है एक टाइम पे कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो कंपनसेट करना क्या होता है, ईजी होता है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं इंश्योरेंस कंपनी जो है वो काम कर रही होती है। और यही नहीं, अब एक बार 1000 करोड़ आ गया, इसको इन्वेस्ट भी कर सकती हैं अलग अलग फील्ड्स में, ठीक है, ताकि वो पैसा भी जो है मल्टीप्लाई होता रहे। अब आगे समझते हैं अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सोशल इंश्योरेंस प्रोग्राम्स हैव अ नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। सोशल इंश्योरेंस प्रोग्राम में कुछ नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एम्प्लॉइज टेक पार्ट बाय बाइंग इंश्योरेंस। अब जो लोग जो हैं वो इंश्योरेंस करवाते हैं इंश्योरेंस को बाय करके विद पेरोल टैक्सेस। कैसे टैक्सेस को, पेरोल टैक्सेस और विद रिक्वायर्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस, मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन के अंदर जो है लोग कहीं ना कहीं अपना इंश्योरेंस पे करते हैं। और आपको शायद पता भी होगा कि बहुत सारे केस में इंश्योरेंस लेने पे टैक्स रिबेट भी मिलता है, तो उसका बेनिफिट भी हम यहाँ पे अर्न कर सकते हैं फ्रॉम ईदर देमसेल्व्स और देयर एम्प्लॉइज ड्यू टू देयर पेमेंट्स दे आर नाउ क्वालिफाइड टू कलेक्ट बेनिफिट्स इन द इवेंट ऑफ क्वांटिफिएबल इवेंट। और जिन लोगों ने अपना इंश्योरेंस करवा रखा होता है उन पर्सन्स को बेनिफिट मिलता है अगर उनके साथ कुछ भी ऐसी घटना हो जाती है, कुछ भी ऐसे इवेंट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल डिसेबिलिटी हो गई, एक्सीडेंट एट वर्क, कुछ भी हुआ, तो उन सारे केसेस में उन्हें इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जा सकता है क्योंकि उन्होंने प्रीमियम पे कर रखा था। अब आगे समझते हैं अंडरस्टैंडिंग इंश्योरेंस। इंश्योरेंस को अब अंडरस्टैंड करना शुरू करते हैं। तो इंडिविजुअल पे मनी टू एन इंश्योरर विच बी अ प्राइवेट और गवर्नमेंट कंपनी। अब इंडिविजुअल जो है वो अपना मनी पे करते हैं किसी भी इंश्योरर को, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी हो। मैंने बता दिया कुछ चीजें देखी जाती हैं एक पर्सन जब कोई भी इंश्योरेंस लेता है कि भाई इंश्योरेंस का प्रीमियम कितना पड़ रहा है, वो बाकी कंपनियों से कंपेयर भी करता है। दूसरा, सबका क्लेम रेट कितना अच्छा है, क्या क्लेम रेट लेने के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं झेलनी, मतलब क्लेम करवाने के लिए इंश्योरेंस ज़्यादा दिक्कत नहीं झेलनी पड़ती फैमिली वालों को या फिर खुद को। तो वो सब ये चेक करने के बाद एक पर्सन जो है ना वो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस बाय करता है। तो चाहे वो किसी प्राइवेट कंपनी से करे चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी से करे, और दोज एक्टिंग ऑन देयर बिहाफ। और कई बार तो ऐसे होते हैं उनके बिहाफ पे भी कुछ लोग इंश्योरेंस ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों ने अपने पेरेंट्स ने उनका इंश्योरेंस ले रखा होता है, कुछ लोगों ने अपने पेरेंट्स का इंश्योरेंस ले रखा होता है, या फिर सच एज एम्प्लॉयर्स ने ले रखा है अपने एम्प्लॉइज का इंश्योरेंस। ये सब जो है ना वो कहीं ना कहीं कुछ लोग जो है, सिर्फ कुछ लोग जो है वो ज्यादातर मेजर ग्रुप का इंश्योरेंस भी करवा लेते हैं कई बार उनके बिहाफ पे। The sums are referred to an insurance premium। और जो सम इकट्ठा होता है इंश्योरेंस कंपनी के पास या फिर जो हम पे करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम बोलते हैं, जिनके बदले हमें एक अच्छा खासा कवर मिलता है। वो डिपेंड करता है आपके इंश्योरेंस के ऊपर, क्योंकि हम जो है वो सारी कंडीशंस रीड करते हैं कि हमें कितना कितना क्लेम मिलेगा हर केस में। जैसे फॉर एग्जांपल अब आप लाइफ कवर जो है वो 1 करोड़ का भी ले सकते हो, 50 लाख का भी ले सकते हो, 2 करोड़ का भी ले सकते हो। डिपेंड करता है आपके प्रीमियम अमाउंट के ऊपर, क्योंकि जितना बड़ा आप अमाउंट रखोगे आपका प्रीमियम उतना ही क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। अब अगला पॉइंट समझते हैं, इन एक्सचेंज ऑफ इंश्योरर ऑफर इंश्योर्ड पार्टी और इंडिविजुअल्स हु प्रोवाइड सर्विसेज टू इंश्योर्ड पार्टी सच एज डॉक्टर्स और ऑटो रिपेयर शॉप इन सम अमाउंट। अब यहीं पे देखो इन एक्सचेंज, अगर सामान चलो इंश्योरर जब वो ऑफर करता है, ठीक है, कि भाई हम जो है वो कुछ ना कुछ पैसा रीइंबर्स बोलते हैं, रीइंबर्स इंश्योर्ड पार्टी और इंडिविजुअल हु प्रोवाइड सर्विसेज टू इंश्योर्ड पार्टी, मतलब ये कुछ ना कुछ सर्विसेज देते हैं इंश्योर्ड पार्टी को। फॉर एग्जाम्पल अगर डॉक्टर्स को पैसा कब देंगे, जब हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखा हो, ठीक है। ऑटो रिपेयर शॉप्स पे पैसा कब देंगे, जब लोगों ने जो भी वो व्हीकल परचेज करते हैं उनका इंश्योरेंस करवा रखा हो। या फिर बात करते हैं अब एरो टेक्नोलॉजीज हैं, अगर हम उनकी एक्सटेंडेड वारंटी में ले रखी है, इनके एक्स्ट्रा पैसा पे कर रखा है, तो उनमें किसी भी तरह की दिक्कतें आती हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो भी क्या होता है, इंश्योर होता है। तो उसका सारा क्लेम जो है वो कंपनी पे करती है कुछ ना कुछ अमाउंट में। अब अगला पॉइंट समझते हैं, पुटिंग द इंट्यूशन इनटू फॉर्म द एक्सपेक्टेड यूटिलिटी मॉडल, कि लोग जो है वो किस तरीके से लेना पसंद करते हैं। यहाँ पे हमारा इंश्योरेंस वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो EU है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी 1 - P मल्टीप्लाई में U कंजप्शन विद नो एडवर्स इवेंट।
कंजप्शन कर रहे हैं, किसी भी एडवर्स इवेंट नहीं है इस केस में, ठीक है। और एक होता है प्लस में हमारा P इंटू यू, यू का मतलब यहाँ पे क्या है, कंजप्शन विद एडवर्स इवेंट, कि कुछ एडवर्स इवेंट है लोग फिर भी कंजप्शन कर रहे हैं। अब इस पॉइंट को समझते हैं एक बार फटाफट। अकॉर्डिंग टू एंटिसिपेटेड यूटिलिटी थ्योरी, जो हम ये बात कर रहे हैं ये हमारी होता है फॉर्मूला यूटिलिटी थ्योरी का, पीपल विल विश टू कंप्लीटली इंश्योर देमसेल्फ इन ऑर्डर टू इक्वलाइज कंजप्शन अक्रॉस ऑल नेशंस व्हेन प्राइस आर सेट एंड एक्चुअली फेयर लेवल। मतलब लोग जो हैं वो जनरली अपना इंश्योरेंस करवाना पसंद करते हैं अगर प्राइस जो है नेशन के अंदर क्या है, एक अच्छा फेयर लेवल चल रहा है, कहीं ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं हो रही है, ठीक है। देयरफॉर इवन व्हेन इंश्योरेंस इज प्राइसी, पर कई बार ये भी होता है कि लोग इंश्योरेंस, मतलब कुछ लोग है ना बहुत रिस्क कवर्स होते हैं। अभी बात करूंगा मैं, दुनिया में ना 3 तरह के लोग होते हैं, एक मॉडरेट रिस्क लेने वाले, एक रिस्क लविंग और एक रिस्क अवर्स। अब रिस्क अवर्स वो लोग होते हैं जिनको रिस्क लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, क्योंकि जिनको रिस्क लेना बिल्कुल पसंद नहीं होता वही जो है वो अपना हर तरह का इंश्योरेंस करवा के चलेंगे ताकि फ्यूचर में किसी भी तरह की, और मैं मानता हूँ कि अच्छी बात होती है क्योंकि यहाँ पे पॉइंट काफी अच्छा है क्योंकि सिक्योर रहते हैं, अपने आप को हर तरीके से सिक्योर रखते हैं कि हेल्थ को लेकर कोई दिक्कत आई तो चलो भाई इंश्योरेंस कंपनी क्लेम कर देगी, ठीक है। लाइफ को लेकर कोई दिक्कत आई तो वही बात है ना, एक ऐड आती है एलआईसी की, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी ऐसा कुछ ऐड है ना, तो अगर कुछ हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम कर देगी, ठीक है। मशीन्स में कोई दिक्कत आई, अब जिस भी तरह की मशीन यूज करे वो भी इंश्योर्ड है, तो कोई दिक्कत आई तो कंपनीज पे कर देंगी। तो हर तरीके से हो ना अपना एक्स्ट्रा खर्चा बता के चलती है पहले ही उस चीज के ऊपर खर्चा करके। तो कई लोग ऐसे होते हैं, देयरफॉर इवन व्हेन इंश्योरेंस इज प्राइसी, अगर इंश्योरेंस महंगा भी है, पीपल विल स्टिल विश टू फुल्ली प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। तो लोग जो है अपने आप को फुल्ली प्रोटेक्ट करते हैं देमसेल्व्स अगेंस्ट फेवरेबल सिचुएशंस, फेवरेबल सिचुएशंस के अंदर, एज लॉन्ग एज द प्रीमियम इज एक्चुअली रीजनेबल। जब प्रीमियम क्या होता है, रीजनेबल होता है, मतलब रीजनेबल तो सब करते ही करते हैं, लेकिन कई लोग इतने रिस्क कवर्स होते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में भी अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए चलते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है। यानी कि अपना इंश्योरेंस करवा के रखते हैं, चाहे प्राइस, चाहे इकोनॉमी कुछ दिक्कतें क्यों चल रही हो, क्योंकि उन्हें पता है कि इसकी वैल्यू है कि किसी भी तरह की दिक्कतें आई मेरी फैमिली को तो सबसे पहला सपोर्ट किसका होगा, इंश्योरेंस कंपनीज का ही होगा। अब आता है रिस्क अवर्जन एंड इट्स फंक्शन। अब रिस्क अवर्जन, उसके फंक्शन क्या होते हैं। सिग्निफिकेंट डिस्टिंक्शन अमंग पीपल इज हाउ मच डेंजर दे आर विलिंग टू टेक ऑन। इसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, मतलब कितना कोई पीपल जो है रिस्क ले सकता है, इसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, रिस्क बोलते हैं, रिस्क अवर्जन कैपेसिटी बोलते हैं। कुछ लोग हाईली रिस्क अवर्जन होते हैं, मतलब क्या, जिनको रिस्क लेना बिल्कुल पसंद नहीं होता, तो अपने आप को फुल्ली सिक्योर रखते हैं। कुछ रिस्क लविंग होते हैं, कहते हैं जो होगा देखा जाएगा, है ना, आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे, क्या मतलब इंश्योरेंस से, ठीक है, ऐसे थोड़ा कुछ हो जाता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, और अगर हम नहीं रहे, ठीक है, या फिर फैमिली वाले भी कई बार कहते हैं, मतलब बिल्कुल प्रैक्टिकल सोचते ही हैं, फैमिली के कहते हैं भाई तू नहीं रहेगा तो उस पैसे क्या करेंगे, अरे भाई वो तो चलो ठीक है, वो तो एक अलग प्रॉब्लम है, आप उस मेंटली चीज से परेशान तो रहोगे। अगर मान लो मैं एक लॉजिक वाली बात करता हूँ, किसी की हेल्थ खराब हो गई, कई लोग क्या बोलते हैं कि हम उसका ध्यान रख लेंगे, ठीक है, लेकिन भाई वो पर्सन खुद भी फील करता है, कहीं ना कहीं फैमिली को भी धीरे धीरे फील हो जाता है कि वो जो पर्सन है वो फैमिली के ऊपर बोझ बन चुका है। अगर किसी के अंदर कोई फिजिकल डिसेबिलिटी हो गई, क्यों, क्योंकि एक तो वो पर्सन कमा नहीं पा रहा, दूसरा लायबिलिटी बन चुका है फैमिली के ऊपर, तीसरा फाइनेंशियल भी सिक्योर नहीं था, जिसकी वजह से फाइनेंस भी अब किसी और को जनरेट करना पड़ रहा है उस फैमिली में, उसका मजबूरी में कुछ और काम करना पड़े उनकी फैमिली के मेंबर्स को, ठीक है। और अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उस केस में क्या होता है, एक तो डेथ की प्रॉब्लम, दूसरा जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगी इन फ्यूचर वो अलग से दिक्कत देती है। तो इससे अच्छा क्या है कि आदमी सिर्फ एक तरह की प्रॉब्लम से बचे, क्योंकि वो चीज़ फिक्स नहीं है, वो एक अनसर्टेनिटी है, कभी भी किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में, ठीक है। तो उसको लेके जो है हम लोग क्या करते हैं, रिस्क अवर्स पीपल जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो अपने आप को इंश्योर रखते हैं कि एक प्रॉब्लम तो आएगी मेंटली, पर वो कुछ टाइम बाद लोग जो है ना उससे उबर जाएंगे, लेकिन फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम आएगी ना वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, उससे निकलना बहुत जरूरी होगा। तो वही चीज यहाँ पे है, सिग्निफिकेंट डिस्टिंक्शन अमंग पीपल इज हाउ मच डेंजर दे आर विलिंग टू टेक ऑन और हाउ मच रिस्क दे आर, तो वो कितना रिस्क ले सकते हैं। तो जो रिस्क लविंग पीपल है तो भाई बिल्कुल अपने आप को इंश्योर रखते हैं, जो होगा जब होगा तब की तब देखी जाएगी, ठीक है। लेकिन कुछ लोग अपने फ्यूचर में आने वाली अनसर्टेनिटी को पहले ही समझ लेते हैं और उस रिस्क से अपने आप को पहले ही इंश्योर कर लेते हैं कि कभी भी कुछ भी हुआ तो फाइनेंशियली कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हम ऐसे किसी में फैमिली में सुनते हैं कई बार कि किसी के साथ हेल्थ का कोई बहुत बड़ा इशू हो गया, उसके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, उसकी पूरी सेविंग खत्म हो गई, एसेट्स बेचने पड़ गए या फिर किसी पर लोन लेना पड़ गया, तो कहीं ना कहीं वो जो है फाइनेंशियली जो है ना बहुत ज्यादा हालात जो है बिगड़ जाते हैं। तो वही सब चीजें यहाँ पे है। तो पीपल हु आर पर्टिकुलरली रिस्क अवर्स, तो वो पीपल जो रिस्क अवर्स है आर इंडिविजुअल्स हुज कंजप्शन हैज अ क्विकली डिक्लाइन, जिनका कंजप्शन जो है वो लगातार डिक्लाइन करता रहता है। मार्जिनल यूटिलिटी, तो मतलब वो कंजप्शन कम
कम रख के भी इंश्योर रखते हैं अपने आप को। तो दे आर टेरिफाइड ऑफ देयर कंजप्शन डिक्लाइनिंग एंड आर विलिंग टू गिव अप समवन कंजप्शन इन गुड स्टेट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। और वो फिर भी अपने कंजप्शन का कुछ हिस्सा किसमें देते हैं, सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करने में, अगेंस्ट सिग्निफिकेंट ड्रॉप्स इन कंजप्शन इन बैड स्टेट, ताकि वो अपने आप को एक बुरे हालात में भी, ठीक है, एक कंजप्शन की तरफ लेके जा सके, अपना इंश्योरेंस करवा पाए। तो ये था हमारा इंश्योरेंस का सिंपल टॉपिक इंट्रोडक्शनल वीडियो। यहाँ पे उम्मीद है आप लोगों को इंश्योरेंस का जो है ना बेसिक जो चीज़ें वो कवर हो चुकी हैं। अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं इनकम के बारे में, पूरी तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था सोशल इंश्योरेंस के बारे में कि सोशल इंश्योरेंस क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे। इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करने वाले, मतलब हम डिस्कस करने वाले हैं असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन क्या होता है और रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। ये दो टॉपिक हमारे और बाकी हैं, तो ये डिस्कस करते ही चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836333 पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं कंसेप्ट। तो कंसेप्ट की बात करें तो पहला कंसेप्ट क्या है, असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस वीडियो का, ठीक है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। अब आती असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। हम सब जानते हैं एक बिजनेस में मेनली अगर कोई पर्सन इन्वॉल्व है, सबसे ज्यादा तो दो पर्सन इन्वॉल्व होते हैं। एक प्रोड्यूसर जिसका काम क्या होता है गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करना, एक कंज्यूमर जिसका काम क्या होता है गुड्स और सर्विसेज को बाय करना। लेकिन कई बार क्या होता है इन दोनों के पास ही ना क्या होती है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होती है बहुत सारे केसेस में। मतलब कुछ ऐसे केस देखने को मिलते हैं जहां पे प्रोड्यूसर को कंप्लीट नॉलेज नहीं है किस चीज के बारे में, किस तरह के प्रोडक्ट लॉन्च करने चाहिए, उसमें कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए, डिमांड एंटीसिपेट नहीं कर पा रहा उस प्रोडक्ट की, ट्रेंड को एंटीसिपेट नहीं कर पा रहा, या फिर हो सकता है कि जो फीचर्स चाहिए वो एंटीसिपेट नहीं कर पा रहा। तो ये सब तो हो गई लैक ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोड्यूसर के लिए जो प्रोडक्शन करने वाला है, ठीक है। क्योंकि अगर वो इन सब चीज़ों में अगर वो फेल हो जाता है तो कहीं ना कहीं उसके गुड्स की जो सेल है, मतलब जो सेलिंग है वो इतनी नहीं हो पाएगी। लेकिन वहीं अगर मैं देखूँ कंज्यूमर भी बहुत से केसेस में अवेयर नहीं हो पाते, बहुत से गुड्स के बारे में अवेयर नहीं हो पाते, बहुत सी सर्विस के बारे में अवेयर नहीं हो पाते। जब हम ऐसे गुड्स और ऐसी सर्विसेज की बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल कि अब मान लो कंज्यूमर है, कंज्यूमर कुछ गुड्स लेने गया ना, उसको उसके एक्चुअल प्राइस का पता कि भाई असली में कितना प्राइस पे ये बिकना चाहिए था और मुझे कितने में मिल रहा है, ना उसके फीचर्स के बारे में पता, ठीक है। कई बार ये भी सब दिक्कतें होती हैं किसके लिए, कंज्यूमर के लिए। कई बार उसे प्राइस महंगा लगता है कि एक्चुअल प्राइस क्या होना चाहिए था और असली प्राइस का क्या है। तो बहुत सी दिक्कतें जो है ना कहीं कंज्यूमर्स को ही फेस करनी पड़ती है अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। ना ही उसे ये पता कि वो प्रोडक्ट जो है वो कहीं ऐसा ना हो कि वो आउटडेटेड हो या फिर वो यूज करने लायक ना हो। तो बहुत सी दिक्कतें जो है ना दोनों को फेस करनी पड़ती हैं और इन्हीं दिक्कतों को, इन्हीं लैक ऑफ अवेयरनेस को क्या बोलते हैं, असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन बोल के चलते हैं। अब बात में सिमेट्रिक इंफॉर्मेशन क्या होगी, जब एक प्रोड्यूसर के पास यानी कि एक सेलर के पास और एक कंज्यूमर यानी कि बायर के पास, दोनों के पास जो है गुड्स और सर्विसेज के बारे में कंप्लीट नॉलेज हो, उसको मैं क्या बोलते हैं कि सिमेट्रिक इंफॉर्मेशन है। अब समझते हैं कि किस किस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं, मतलब एक एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को। सपोज करो कि आपकी फैमिली में कई बार आप ऐसा हुआ होगा, ठीक है, मैं एक सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि हमको जब भी कोई यूज्ड चीज़ लेते हैं, सपोज करो हमने यूज्ड कार खरीदना है, हमें एक उसको मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिखा है यूज्ड कार खरीदना है। जनरली लोगों का परसेप्शन ये होता है, फिर लोग ये मान के चलते हैं कि हमें जो है सेकेंड हैंड चीज़ें बाई नहीं करनी, जो कि एक पॉइंट ऑफ व्यू पे सही भी है। क्योंकि जनरली लोग सेकेंड चीज़ें जो है वो रीसेल जब करते हैं जब या तो उसमें कुछ खामियां हो, कुछ दिक्कतें हो जो उन्हें फेस करने को मिल रही हैं, ठीक है, तभी उसे रीसेल करते हैं। और वो दिक्कतें अब वो चाहते हैं कि भाई फटाफट मेरे को कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाए तो मैं नई चीज़ ले लूंगा और किसी न किसी को पुरानी चीज पकड़ा देता हूं। पर परेशान कौन होगा, जो उसका बायर होगा। क्यों परेशान होगा, क्योंकि उसे ये नहीं पता उस चीज में किस किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, होगी ना, इनकम्प्लीट या फिर लैक ऑफ नॉलेज, ठीक है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। तो वही चीज यहाँ पे है। अब एक और बात समझते हैं इसी चीज से, ठीक है, कि भाई मान लो किसी ने यूज्ड कार ले लिया। अब किसी पर्सन ने अपना व्हीकल बेचा है, चाहे बाइक बेची चाहे कार बेची हो, क्यों बेची होगी, या तो उसे परेशान हो रखा होगा कि उसका इंजन प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा, उसके फीचर्स काम नहीं कर रहे, ठीक है, फिर कुछ और दिक्कतें आ रही हैं उसके अंदर उसे रन करने में, तो जिसकी वजह से उसे सेल करना चाह रहा है, ठीक है। लेकिन जो बायर है, ठीक है, अब वो क्या करेगा, अब उसके पास तो नॉलेज नहीं है उस प्रोडक्ट की।
और खासकर सेकंड प्रोडक्ट है तो उसे नहीं पता, क्योंकि भाई देखो एक सिंपल सी बात है, एक ही मॉडल की मल्टीपल चीजें लॉन्च की जाती हैं, लेकिन क्या सारी जो है वो सही लेवल पे काम करती हैं? जरूरी नहीं है। हो सकता है कि 100 प्रोडक्ट किसी कंपनी ने बनाए सेम ब्रांड के, हो सकता है कि 20 प्रोडक्ट क्या हो जाए, डिफेक्टिव हो जाए, बाद में प्रॉपर तरीके से काम ना कर पाए, और वो 20 प्रोडक्ट जो है वो कहीं ना कहीं जो लोग उनको लेते हैं वो परेशान रहते हैं, फिर वो उसे बेचने की कोशिश करते हैं। अब दिक्कत क्या है कि बायर्स के पास इनकम्प्लीट नॉलेज है, तो बायर भी कोशिश करता है कि हम सेकंड हैंड प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। अब एक बात यह है कि अगर मान लो कि खरीदना चाहे भी तो उन्हें कम से कम प्राइस में बेचना पड़ता है सेलर को। क्यों कम से कम प्राइस में बेचना पड़ता है सेलर को वो प्रोडक्ट? क्योंकि उसकी डिमांड ही नहीं थी, लोग खरीदना ही नहीं चाह रहे उस प्रोडक्ट को, और जब खरीदना नहीं चाह रहे मतलब क्या, डिमांड नहीं है, डिमांड नहीं तो भाई प्राइस क्या आएंगे, नीचे करने पड़ेंगे उसे, तभी कोई जाके सेकंड हैंड प्रोडक्ट जो है वो खरीदेगा। हम क्यों बोलते हैं कि जो ये व्हीकल्स है, ये गाड़ियाँ हैं, ये बाइक है, ये डेप्रिशिएटिंग एसेट्स हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू बहुत तेजी से गिरती है। अगर आपने 1 साल भी यूज कर लिया तो हो सकता है कोई गाड़ी आपने 1 करोड़ की ली हो, 50 लाख की ली हो, तो उसकी वैल्यू 25% 30% तक डेप्रिशिएट हो जाएगी 1 साल के अंदर ही। क्यों? क्योंकि कोई भी पर्सन जो है वो यूज्ड मटेरियल नहीं लेना चाहता है, खासकर वो भी एक लायबिलिटी, वो भी एक डेप्रिशिएटिंग एसेट। तो ये सब क्यों होता है? ये सब होता है असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन की वजह से। अब आते हैं इन सब चीज़ों में भैया दिक्कतें किनको है? दिक्कतें उनको है जो रीजनेबल प्राइस पे अपनी एक सही चीज़ सेल करना चाहते हैं। सपोज करो कि किसी को ऐसा समझ में तो हो सकता है जिसने कोई व्हीकल लिया, वो उससे परेशान नहीं है, अच्छे तरीके से रन कर रही है, इफेक्टिव तरीके से रन कर रही है, लेकिन उसके पास मजबूरी है सेल करना, उसको पैसे की दिक्कत है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई, अब वो बेचना चाहता है। लेकिन जो लोगों का परसेप्शन है, यानी कि जो बायर्स हैं वो सोचते हैं कि सेकंड हैंड चीज़ है तो पक्का कोई ना कोई दिक्कत होगी तभी ये बंदा सेल कर रहा है। सॉरी, तो मैं तो जब ही लूंगा जब ये पर्सन मुझे चीप रेट में सेल करेगा। ठीक है, बिल्कुल गला खराब हो गया है ना, सुबह शाम तक बोल बोल के। अब आगे देखते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे है। तो मैंने कहा ना, इनमें पिसा कौन? वो पर्सन भी जो एक ऑनेस्ट पर्सन है, ठीक है, ऑनेस्ट पर्सन है और सही प्रोडक्ट सेल कर रहा है, सही गुड्स सेल कर रहा है सेकंड हैंड पे, और प्राइस उसने थोड़े से गिरा रखे हैं, लेकिन मार्केट के परसेप्शन की वजह से या तो उसका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, और बिकेगा भी तो बहुत सस्ते में जाएगा। तो इंफॉर्मेशन असिमेट्री और डिस्पैरिटी बिटवीन the information that sellers and buyers in a market have access to, defining characteristics of the insurance market। तो वो सब किस पे डिपेंड करता है? इंश्योरेंस मार्केट की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स पे, कि हम जो है यहाँ पे किस तरह की सिमेट्री की, इंफॉर्मेशन असिमेट्री की बात कर रहे हैं, और डिस्पैरिटी की बात कर रहे हैं इंफॉर्मेशंस की सेलर और बायर के केस में। अब आपको बताऊंगा अभी आने वाले टॉपिक्स में, आने वाले पार्ट में इस वीडियो के, कि कैसे इंश्योरेंस के केस में भी असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन देखने को हमें मिलता है। When consumers are more aware of their level of risk, जब कंज्यूमर जो है वो अपने रिस्क को लेके ज्यादा ही अवेयर होते हैं, ज्यादा ही जानते हैं, then insurer are information asymmetry। तो जो इंश्योरर है वो किस में पहुंच जाता है? इंफॉर्मेशन असिमेट्री में। इंश्योरर कौन होते हैं? वो पर्सन जो इंश्योरेंस करते हैं। अब सिंपल सी बात है, अगर कंज्यूमर के पास, अगर इंश्योरेंस बायर के पास परफेक्ट नॉलेज है, वो अवेयर है रिस्क से, तो एक मिनट वेट करना, शायद बाहर कुछ चीज़ को लेकर नॉइस हो रहा है, 1 मिनट वेट करना। हाँ, तो चलो अब आगे डिस्कस करते हैं। हाँ, तो मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा था कि अगर जो इंश्योरेंस बायर्स हैं उनके पास नॉलेज ज़्यादा है, उनको पता है उन्हें कब कितना ज़्यादा रिस्क है, उन्हें कब इंश्योरेंस लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, तो कहीं ना कहीं इन सब की दिक्कतें जो हैं वो किनको झेलनी पड़ती है? प्रोड्यूसर्स को, यानी कि सेलर्स को। क्योंकि सेलर अभी यहाँ पे किसमें फंस गए? असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन में, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन की कमी है, लेकिन बायर्स को पूरी इन्फॉर्मेशन है, तो बायर जो है वो अपने रिस्क को समझते हुए ही इंश्योरेंस परचेज करेगा। तो कॉम्पिटिटिव मार्केट्स कोलैप्स ड्यू टू दिस असिमेट्रीज, और जो कॉम्पिटिटिव मार्केट होती है वो कोलैप्स कर जाती है इस असिमेट्रीज की वजह से, यानी कि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। अब मैंने एग्जांपल ले रखा है, एग्जांपल समझते हैं। यूज्ड कार सेलर्स, जो यूज्ड कार सेलर्स है, यानी कि वो लोग जो यूज्ड कार सेल करते हैं, आर अवेयर ऑफ एनी इश्यूज विद देयर ऑटोज। अगर वो अगर जानते हैं कि भाई उनके ऑटोज में या फिर उनके व्हीकल्स में किस तरह के इश्यूज हैं, बट पोटेंशियल परचेजर्स में नोट भी, और उस तरह के परचेजर को ना पता हो उसमें क्या इशू है। क्योंकि एक लॉजिक वाली बात ये भी कहती है ना कि कोई सेलर जो है वो अपने गुड्स में क्यों खामियां बताएगा, क्योंकि उसे पता है वो जितनी खामियां बताएगा उसका प्रोडक्ट या तो बिकेगा नहीं, बिकेगा भी तो काफी चीप रेट पे बिकेगा।
तो पीपल हु सेल्स कार मे बी डूइंग सो बिकॉज दे हैव अ लेमन। ठीक है, अभी देखो ये लेमन वर्ड यूज किया गया है। अब लेमन का वर्ड का मतलब क्या समझना, घटिया वस्तु, घटिया है। ठीक है, तो पीपल हु सेल्स कार, जो पीपल कार बेचती हैं वो इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि उन्हें पता है उनके पास क्या है, लेमन है, मतलब एक घटिया व्हीकल है, अ व्हीकल विद सिग्निफिकेंट क्रिटिकल फ्लॉज, जिसमें बहुत सारे क्रिटिकल फ्लॉज हैं। कार बायर्स आर अनश्योर इफ दे आर गेटिंग अ लेमन, और जो कार बायर्स हैं वो अनश्योर होते हैं अगर उन्हें एक लेमन मिल जाए तो, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि भाई क्या क्या दिक्कत आ सकती है। फिर वो फ्यूचर में पता लगता है, जब पूरी पेमेंट हो जाती है तब कहीं जाकर उन्हें पता लगता है कि भाई ये सारी दिक्कतें अब मुझे फेस करनी पड़ रही है। वो उस बंदे ने तो पास ऑन कर दिया है ना, फिर लोग जो अब उसे बोलते हैं अरे यार सेकंड प्रोडक्ट तो घटिया चीजें होती हैं, ये क्या हमने ले लिया है तो खटा रहा है पूरी की पूरी, ये तो हमें भी सेल करनी पड़ेगी और चीप रेट पे जाएगी। एंड दे कांट ऑलवेज रिलाई ऑन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बाय सेलर्स, और ये भी चीज है कि जो समझदार बायर्स होते हैं जो सेकंड हैंड प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं वो कभी भी सेलर्स की बातों बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते। तो दे कांट ऑलवेज रिलाई ऑन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बाय सेलर्स बिकॉज दोज पीपल विल ट्राई टू सेल देयर लेमन्स, क्योंकि वो लगे हुए हैं कि बस कैसे भी घटिया वस्तु मुझे मिली थी मैं किसी और को चिपका दूं और मैं वहां से निकल जाऊं। तो सेल देयर लेमन्स टू अनवेरी कस्टमर्स, कि ऐसे कस्टमर को भेज दूं जिनको इसके बारे में सही नॉलेज है ही नहीं। As a result, customers can completely skip the used car market। तो ऐसे केस में जो कस्टमर्स हैं वो जनरली यूज्ड कार मार्केट से स्किप करते चलते हैं, और ये सिर्फ यूज्ड कार के लिए नहीं है, सेकंड हैंड प्रोडक्ट मार्केट को ही छोड़ के चलते हैं कि हम जो भी चीज़ लेंगे वो नहीं लेंगे ताकि उसके चलने की संभावना क्या हो, ज़्यादा हो, टिकने की संभावना ज़्यादा हो। ड्यू टू लो जनरल डिमांड, अब ये देखो, अब एक सिंपल सी बात है, जब लोगों का परसेप्शन ऐसा हो जाए कि हम सेकंड प्रोडक्ट खरीदेंगे ही नहीं, तो ड्यू टू लो जनरल डिमांड, की डिमांड तो है ही नहीं, तो इन द यूज्ड कार, की यूज्ड कार मार्केट में कोई भी डिमांड नहीं है, तो यूज्ड कार सेलर्स, तो जो यूज्ड कार सेलर्स होते हैं टिपिकली रिसीव लेस मनी, तो उनको पैसा कम मिलता है, लेस मनी देन देयर व्हीकल्स आर एक्चुअली वर्थ, मतलब जो कीमत उन्हें मिलनी चाहिए थी असली में उन्हें उस कीमत से कम में वो प्रोडक्ट जो है वो सेल करना पड़ता है। तो बायर्स विल नॉट पे इनफ फॉर अ कार, तो जो बायर्स है वो ज़्यादा पैसा नहीं देते ऐसी कारों के लिए, इवन इफ इट इज इन आउटस्टैंडिंग कंडीशन, अगर वो एक आउटस्टैंडिंग कंडीशन में है, जब भी बायर्स उस पर अपना अच्छा पैसा खर्च करना नहीं चाहते। तो इवन इफ यू आर विलिंग टू अटेस्ट टू दैट फैक्ट सिंस दे कांट ट्रस्ट यू टू बी ऑनेस्ट, तो वो लोग जो है ना वो आप पे भरोसा नहीं करेंगे कि आप ऑनेस्ट हो। तो वही चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में सब कुछ समझा दिया था कि लोग जो है भरोसा नहीं करते ऐसे लोगों पे, क्योंकि हो सकता है, वो हमने आपको लिख भी दिया है, हो सकता है भाई वो कहीं ना कहीं अपनी घटिया चीज़ आपको चिपकाने की कोशिश कर रहे हो। अब यहीं पे समझते हैं रिजल्ट में, तो इन अ मार्केट फेलियर, अब हम बात करते हैं मार्केट फेलियर की, सिंस इट मे बी प्रिवेंट एनी टाइप ऑफ ट्रेड्स, जहां पे हम जिसे हम बता करते हैं किसी भी तरह के ट्रेड से, दैट आर वैल्यूड बाय बोथ पार्टीज बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन असिमेट्री, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इंफॉर्मेशन असिमेट्री है, इसलिए ट्रेड जो है ना वो करना क्या है, इतना आसान नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि जो बायर है अगर उसके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन है तो वो खरीदना नहीं चाहेगा ऐसे प्रोडक्ट को, क्योंकि हो सकता है प्रोडक्ट घटिया निकल जाए, और अगर बायर्स के पास सेलर्स के पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन है तो सेलर्स को बेनिफिट होगा, तो जिनके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन है उनको बेनिफिट होगा, दूसरी पार्टी कहीं ना कहीं असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन का शिकार बन जाएगी। तो फॉर अ गुड क्वालिटी सेकंड कार, अभी देखो अगर मान लो किसी के पास गुड क्वालिटी सेकंड कार है तो बायर्स में बी क्वाइट कंटेंट टू पे अ हाई प्राइस एंड सेलर्स में बी इक्वली कंटेंट टू एक्सेप्ट दैट प्राइस। तो जो बायर्स हैं वो कोशिश कर सकते हैं भाई अच्छा प्राइस देने पे, जिनको नॉलेज है कि हाँ भाई ये जो व्हीकल है वो सही है, लोग जो है वो ये जो पर्सन किसी न किसी मजबूरी बेच रहा है, ऐसी बहुत सी ट्रांजेक्शन होती हैं इस दुनिया में, तो बी इक्वली कंटेंट टू एक्सेप्ट दैट प्राइस, बट दैट एक्सचेंज इज प्रिवेंटेड बिकॉज बायर्स आर फ्राइटेंड। लेकिन कई बार वो जो एक्सचेंज है वो बेकार हो जाता है, मतलब हो नहीं पाता, प्रिवेंट हो जाता है, क्यों हो जाता है, बिकॉज बायर्स आर फ्राइटेंड ऑफ रिसीविंग अ लेमन, क्योंकि बायर को अभी भी डर लगा हुआ है कहीं कोई उन्हें घटिया वस्तु ना चिपका के चला जाए। आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, फोमो बोलते हैं उसे, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, है ना, कि कहीं वो चीज़ मेरे हाथ से निकल जाए। तो एक रोजी वाली बात ये कहती है कि जो चीज़ आपको जितनी अट्रैक्टिव लग रही है, जितनी बढ़िया लग रही है, जितनी कम वैल्यू में मिल रही है, हो सकता है वो चीज़ उतनी ही झमेले वाली हो, उतनी ही
घटिया हो, क्योंकि हर सुंदर दिखने वाली चीज एक्चुअल में बढ़िया हो ये जरूरी नहीं होता है ना। तो वही चीज यहाँ पे है, इसलिए बाहर जो डरे रहते हैं कि भाई ये चीज इतने सस्ते में कैसे मिल रही है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसकी। और ऐसा सिर्फ इनके साथ नहीं है, सेकंड हैंड प्रॉपर्टीज के साथ भी ऐसा हो सकता है, ठीक है, किसी भी एसेट के साथ जो सेकंड हैंड है उसके साथ कोई भी गड़बड़ हो सकती है। तो लोग पहले पूरी इंफॉर्मेशन निकलवाते हैं उस चीज की, उसके बाद जाके कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट को लेके या फिर उस सर्विस को लेके डील करते हैं। तो फ्लॉ इन द यूज्ड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, तो जो फ्लॉ यूज होता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर इज दैट परचेजेस आर स्केप्टिकल ऑफ द मार्केट सिंस सेलर्स हैव एन एडवांटेज इन नॉलेज। तो फ्लो क्यों आया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि सेलर्स के पास तो कंप्लीट नॉलेज है, सेलर को पता है कि इस व्हीकल में कौन कौन सी दिक्कतें फेस कर सकता है एक बायर, लेकिन बायर को नहीं पता। तो बेचारा बायर डरा हुआ है, बायर बोलता है मैं तो खरीदूंगा ही नहीं, क्योंकि तुम तो भाई अपने हमें कोई भी घटिया चीज हमें पकड़ा दोगे लेकिन बाद में दिक्कतें हमें फेस करनी पड़ेगी, तो हम तो खरीदेंगे ही नहीं। तो कहीं ना कहीं इस मामले में सेलर को भी नुकसान झेलना पड़ता है, क्योंकि अब उसे वही गुड्स एक लो डिमांड की वजह से चीप रेट पे सेल करना पड़ता है। अब आगे समझते हैं एक पॉइंट और, इन इंश्योरेंस मार्केट, जब हम इंश्योरेंस मार्केट की बात करते हैं तो इंफॉर्मेशन असिमेट्री इज इन्वर्टेड। तो इंफॉर्मेशन असिमेट्री उल्टी होती है इसके ऑटोमोबाइल केस में, क्योंकि ऑटोमोबाइल केस में किसको पूरी इंफॉर्मेशन थी, सेलर को, किसको कम इंफॉर्मेशन थी, बायर को। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी के तौर पे जनरली इंश्योरेंस बायर के पास ज्यादा होती है, सेलर के पास कम होती है। क्यों? क्योंकि बायर को पता है कि जब मैं एक कंपनी से अपने आप को इंश्योर करवाऊंगा तो मुझे किस किस तरह की फैसिलिटीज मिलेंगी, मुझे कितना प्रीमियम देना होगा, कितने टाइम तक प्रीमियम भरना पड़ेगा, मुझे जो इंश्योरेंस है वो कितने तक का मिलेगा, मतलब कितना प्राइस जो है कंपनी ऐसा क्लेम पे करेगी, ठीक है। तो वो सब चीजें जो है ना वो कहीं ना कहीं इंश्योरेंस में, और किस तरीके से क्लेम करना होगा, सारी चीजें जो है ना बायर को पता होती हैं। तो बायर अपने रिस्क के हिसाब से, ठीक है, जो है वो इन्वेस्ट करता है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन किसको कम है, किसके पास कम है, सेलर के पास। क्यों? क्योंकि सेलर के पास बायर की किसी तरह की इंफॉर्मेशन नहीं है। उसे पता है अगर बायर को नीड पड़ेगी उस पर्टिकुलर इंश्योरेंस की तो वो डिमांड करेगा, वरना डिमांड नहीं करेगा। अब एक सिंपल सी बात ये है कि भाई गाड़ियों का इंश्योरेंस किसको चाहिए, जिसके पास गाड़ी है। बाइक का इंश्योरेंस किसको चाहिए, जिसके पास बाइक है, ठीक है। तो जिसके पास जो एसेट होगी वो उसी इंश्योरेंस की करेगा, डिमांड करेगा। जिसको नीड होगी वो करेगा डिमांड, जिसको नीड नहीं होगी डिमांड नहीं करेगा। तो वही चीज यहाँ पे है, क्या था, इन्वर्टेड बायर्स ऑफ इंश्योरेंस। अभी देखो लिखा भी हुआ है, बायर्स ऑफ इंश्योरेंस मे बी मोर नॉलेजेबल, क्योंकि उसके पास ज्यादा नॉलेज है देन सेलर्स इंश्योरर्स अबाउट देयर इंश्योरेबल रिस्क, अपने इंश्योरेबल रिस्क के बारे में। तो इन दिस सिचुएशन, तो इस सिचुएशन में द इंश्योरर विल बी हेजिटेंट टू सेल इंश्योरेंस। तो अब इस केस में जो कहीं ना कहीं जो इंश्योरर है, जिसको इंश्योरेंस करना है, वो डरता है इंश्योरेंस सेल करने से कि कहीं उसे ज्यादा नुकसान ना हो जाए, बिकॉज ही विल बी कंसर्न्ड दैट ओनली दोज विद प्रॉब्लम्स विल नीड इंश्योरेंस, क्योंकि जिनके पास वो प्रॉब्लम्स होंगी वही सिर्फ उस तरह के इंश्योरेंस की डिमांड करेगा, बाकी लोग उस इंश्योरेंस को बिल्कुल भी नहीं करवा के चलेंगे। अब आता है हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो फॉर डिस्ट्रीब्यूशनल प्रोस्पेक्टिव्स देख समझते हैं। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशनल प्रोस्पेक्टिव की बात करते हैं तो मैनी कम्युनिटीज में नॉट फाइंड दिस आउटकम। तो बहुत सी जो कम्युनिटीज है इनको वो आउटकम नहीं मिलता, मे बी वेरी सेटिस्फाइंग इन ऑर्डर टू अचीव अ मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंश्योरेंस कॉस्ट। तो वो चाहते हैं कि एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए इंश्योरेंस कॉस्ट का, यानी कि इंश्योरेंस कॉस्ट जो है वो क्या होनी चाहिए, एक प्रीमियम जो है वो मॉडरेट अमाउंट का होना चाहिए, ना ज़्यादा महंगा ना ज़्यादा सस्ता, रिस्क के अकॉर्डिंग प्रीमियम होना चाहिए, क्योंकि प्रीमियम हाई होगा तो लोग डिमांड नहीं करेंगे, प्रीमियम ज़्यादा लो हो जाएगा तो बहुत से लोग आ जाएंगे। अब जब बहुत से लोग कंपनी इंश्योरेंस कर देगी तो क्लेम भी बहुत सारे आएंगे, जो पे करना कंपनी के लिए मुश्किल हो सकती है। तो एक मॉडरेट अमाउंट सेट किया जाता है इंश्योरेंस प्रीमियम का। गवर्नमेंट स्ट्रेटजी इज टू, अच्छा एक मिनट, गवर्नमेंट में चूज टू इंटरवेन। अब गवर्नमेंट भी इंटरफेयर करते हैं इन चीज़ों में, इन द इंश्योरेंस मार्केट्स, और मेरे साथ थोड़ा सा करना भी चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे लोगों का पैसा लगता है और गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि लोगों का पैसा रेगुलेट किस तरीके से किया जा रहा है। कंट्रोल करना जो है ना वो अथॉरिटी गवर्नमेंट के पास ही होनी चाहिए, जो है भी। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो वन पॉसिबल स्ट्रेटजी इज टू टैक्स लो रिस्क पर्सन्स। एक स्ट्रेटजी भी होती है कि भाई टैक्स लो रिस्क पर्सन्स एंड यूज द प्रोसीड सब्सिडाइज द प्रीमियम्स पेड बाय हाई रिस्क इंडिविजुअल्स। तो जो प्रीमियम जो है ना वो हाई रिस्क इंडिविजुअल्स
वो भरते हैं, प्रोसीड करते हैं, ठीक है, जिनका रिस्क ज़्यादा होता है, कई बार उनके चक्रों में भी बहुत सारे नुकसान होते हैं। मैं इस पॉइंट को भी कैसे एक्सप्लेन करूँ, चलो समझते हैं थोड़ा सा इस चीज़ को जहाँ पे लिखी हुई है, चलो समझते हैं। तो टैक्स लो रिस्क का मतलब ये है कि यहाँ पे कि कहीं ना कहीं जो है ना गवर्नमेंट को टैक्स रिड्यूस कर देना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं होगा इंश्योरेंस के प्रीमियम पे भी जीएसटी वगैरह चार्ज किया जाता है। सब्सिडीज देनी चाहिए गवर्नमेंट को, ठीक है, जो मुझे इंश्योरेंस करवाना, क्योंकि इंश्योरेंस कोई लग्जरी गुड नहीं है, वो मजबूरी है लोगों की करवाना, क्योंकि फ्यूचर में किसी भी फाइनेंशियल बर्डन से बचने के लिए एक पर्सन इंश्योरेंस करवाता है। लेकिन आपको नहीं पता होगा, क्योंकि भाई क्या पता जिन्होंने करवा रखा उनको पता भी हो कि जीएसटी वगैरह सब लगता है इंश्योरेंस के अमाउंट के ऊपर, क्योंकि मेरे पास तो रिसिप्ट आती है, मैंने भी इंश्योरेंस करवा रखा है, तो वही उस पर सब कुछ लिखा होता है, ठीक है, कितना पैसा जीएसटी में जा रहा है, कितना पैसा टर्म इंश्योरेंस का है, कितना पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, सब डाटा होता है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे भी होती है। और टैक्स उन्हें रिबेट मिलनी चाहिए। दूसरा फायदा ये होना चाहिए कि प्रीमियम जो है वो मॉडरेट, यानी कि सब्सिडीज प्रीमियम पे मिलनी चाहिए। अब एक चीज़ यहाँ पे ये भी है कि इंश्योरेंस से नुकसान किन लोगों का होता है। कई बार इंश्योरेंस की वजह से ही आम लोगों का नुकसान भी होता है। बहुत से लोग जो है ना वो बेवकूफ़ों वाली हरकत करते हैं इंश्योरेंस लेने के बाद। फॉर एग्जांपल जो व्हीकल चलाते हैं, खासकर उनकी बात करता हूँ, जो गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, क्योंकि उनका इंश्योरेंस हो रखा है, तो वो पागलों की तरह बाइक और गाड़ियाँ चलाते हैं। हमने देखा हुआ सड़कों पर, उन्हें फिक्र नहीं है कैसे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर कहीं एक्सीडेंट हुआ इंश्योरेंस कंपनी बैठे, इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा, मेरी फैमिली को भी मिल जाएगा लाइफ कवर, और मेरा तो गाड़ी का तो है इंश्योरेंस क्लेम, तो अगर गाड़ी में कोई दिक्कत आई तो इंश्योरेंस कंपनी को कवर दे देगी। लेकिन एक लॉजिकली बात यह है कि अगर उस गाड़ी से किसी ऐसे पर्सन का एक्सीडेंट हुआ जो हो सकता है कि एक फैमिली का इंपॉर्टेंट पार्ट हो, पहली बात तो सारे पर्सन अपनी फैमिली के इंपॉर्टेंट पार्ट ही होते हैं, अगर उनको कुछ हो जाता है तो उनकी फैमिली कहीं ना कहीं एक तरह से कुछ टाइम पीरियड के लिए क्या हो जाएगी, बिल्कुल ही फिनिश मान लो आप। उसके बाद अगर होता है वो जो पर्सन जो जिसका एक्सीडेंट हुआ है होता है वो कमाने वाला हो, इकलौता कमाने वाला हो फैमिली में, तो उस फैमिली के लिए और दिक्कतें बढ़ जाएंगी। तो ये सब दिक्कतें जो है ना कहीं हमें समाज में फेस करनी पड़ती हैं जब सब लोग इंश्योरेंस लेके, क्योंकि वो केयरलेस हो जाते हैं इंश्योरेंस लेने के बाद। पर ऐसे कुछ ही लोग हैं, पर कुछ लोग काफ़ी हैं। अगर हम मैं मान लेता हूँ भाई हमारे देश की आबादी 140 करोड़ है, उसमें से अगर 1% भी ऐसे लोग निकल गए, ठीक है, तो वो बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। 14 करोड़ का 14 करोड़ के आसपास रकम बन जाती है। और 14 करोड़ रकम कम नहीं होती। अगर 14 करोड़ लोग सिर्फ और सिर्फ क्राइम में घुस जाएंगे या फिर ऐसी केयरलेस वाली हरकत करेंगे तो उससे नुकसान बहुत से लोगों को होगा, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हैं, तो यही है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे लेसन नंबर 2 की। लेसन नंबर 1 हमारा फिनिश हो चुका है यहाँ तक। उम्मीद है आपको हर एक टॉपिक समझ में आ गया है। फिर भी कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उस क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोज़ के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। आप जिसको जो उतारना उतार सकता है। और नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं।